आज तक न्यूज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्राम, इससे पहले आप इस कहानी की 19 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 20 मुलाहिज़ा फरमाएं कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं तो इसे बनाने के साथ ही बगाड़ना भी हमारा हक है। हमारे होते हुए दूसरों को इसकी बेखूनी पर तवज्जो देने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमने इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ा। न जाने कितने लोग हालात के तहत मजबूर होकर जराइम की राह इख्तियार करते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि कानून शिकनी करते करते वो वतन दुश्मन हो जाए। मैंने खुद देखा और पुराने पापियों से सुना कि हिंदुस्तान से होने वाली जंगों में हर शख्स जराइम से किनारा कश होकर मुल्क की सलामती और फतेह के लिए दस्ते दुआ था। चोरों लुटेरों ने शहरियों के साथ मिलकर खंदकें खोदी और रेत की दीवारें उठाई थी। रात की इस तन्हाई में मेरे नजदीक एक बार फिर वही मोड़ आ गया था। आर्थर और शोल्स ने जो कुछ बताया, अगर वो दुष्ट था तो मामला बहुत संगीन हो गया था। उनके पास मुशाहिदे और तजुर्बे थे, लेकिन मेरे पास ऐसी कड़ियां थीं जो उनके तजिए की तस्दीक करती थी। बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि उस वक्त बिस्तर छोड़ दूं और किसी जिम्मेदार अफसर के सामने सब कुछ उगलता चला जाऊं। जब कानून का नफाज करने वाले इदारे पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएंगे तो तंजीम के मामूली कारिंदों से उसके बड़ों तक किसी को नहीं अमान मिल सकेगी। मेरे असाब पर उस ख्याल के जेर असर काफी देर तक नशा सछाया रहा। मैं दिल ही दिल में इम्कानी कार्रवाइयों और उनके नताइज के बारे में सोचता रहा, मगर फिर अचानक मुझे उन दो समाजी कारकुनों का इबरतनाक हशर याद आ गया जो गुलबाज खान का नाम लिए बगैर हमेशा उसके अड्डे के खिलाफ मुहिम चलाते रहे थे और फिर अपने इलाके के थाने के इंचार्ज की शह पर खम ठोंक कर छापे की कार्रवाई में शरीक होने की हमाकत कर बैठे थे। इंचार्ज भत्ते में कमी के मामले में गुलबाज खान को रगेदना चाहता था, लिहाजा अचानक ही उसके जहन में कानून की बालादस्ती का तस्वुर बेदार हो गया। फिर जब 1.5 लाख की बात खत्म करके इलाके के SHO की बालादस्ती तस्लीम कर ली गई तो दिफात में रद्दो बदल हुई। गुलबाज खान जमानत पर रिहा हो गया और उसके रिहा होते ही उसके हवारियों ने एक समाजी कारकुन को उस बुरी तरह मारा कि उसकी एक टांग तोड़ डाली। दूसरे की मोटरसाइकिल को एक नामालूम तेज रफ्तार कार ने उस बुरी तरह टक्कर मारी कि वो लहूलुहान होकर अस्पताल जा पहुंचा और इलाका पुलिस ने नक्शे अमन के खतरे के लिए उन दोनों को अस्पताल ही में हिरासत में ले लिया, क्योंकि पुलिस को खदशा था कि वो उन इत्तफाकी हादसात को अपने पुराने दुश्मन गुलबाज खान के खिलाफ मुहिम का बहाना बनाकर अमन व आमा में खलल डालने की कोशिश करेंगे। मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया। मैं जिस किसी को अपनी कुथा सुनाता वो हिरवन फरोशों में किसी बड़ी साजिश के इम्कान को नजरअंदाज करके मुझे सिकंदर अली जैसे मुअज़्ज़ज़ और हर दिल अजीज शहरी के कत्ल के इल्जाम में अंदर करा देता और फिर तफ्तीश के रवायती अंदाज में मेरी वो दुर्गत बनाई जाती कि हिब्बुल वतनी का सारा खुमार हिरन हो जाता। कानून से मदद लेने की राह मसदूद थी, मगर मेरे हाथ खुले हुए थे। मैंने किसी की मदद के बगैर सिकंदर अली को ठिकाने लगा दिया था। अब तक मेरी मुहिम साथी इक़्तिदार के लिए थी, जिसमें तारिक के कत्ल के इंतकाम का जज्बा भी शामिल हो गया था। मगर अब मैंने अहद कर लिया था कि तंजीम में रहते हुए अपनी जात को हर शुबे से बाला रखकर उसकी जड़ें काटता रहूंगा और अपनी जद में आए हुए किसी शख्स को माफ नहीं करूंगा। सिकंदर अली को माजूल करके तंजीम के बड़े अपने घरों में मुतमईन थे। उसने तारिक लहू से अपनी हिफाजती इसार की बुनियादें मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे हाथों कसम पुरसी के आलम में मारा जा चुका था। ये खबर जल्द या बदेर उन बड़ों को मिल ही जानी थी, लेकिन मुझे ख्याल आया कि आवाजों से काम चलाने वाले उन सफाक भेड़ियों को क्यों न एक आवाज ही के इसरार में मुब्तला करके खौफजदा किया जाए। खौफजदा होने के बाद उनसे ऐसी हमाकतों का इर्तिकाब हो सकता था जो यकीनी तौर पर मेरे लिए मददगार साबित होती। इस वक्त तक मेरे पास जो कुछ मालूमात थी उनके मुताबिक सबसे बड़ी शख्सियत A2 की हो सकती थी। मुझे यकीन था कि उस गुमनाम शख्स की तरफ से B4 के कत्ल की खबर सुनकर उसकी नींद जरूर उड़ जाएगी। मुझे सिकंदर अली के मकान से मिले हुए चारों नंबर जुबानी याद थे, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन वो कागज देख ही लिया जिस पर नंबर लिखे हुए थे और फिर फोन पर लाहौर का वो नंबर मिलाने लगा। लाहौर की एशियन सिंडिकेट लिमिटेड के हवाले से न जाने क्यों मुझे पूरा यकीन था कि 5 हिस्सों पर मुश्तमिल वो नंबर लाहौर ही का होगा। उससे बेहतर मैं उन नंबरों पर इसलिए किसी से बात करने से गुरेज करता रहा कि मेरे पास कोई मौजू नहीं था और ना मैं ये जानता था कि उन नंबरों पर किसी मखसूस आदमी से बात करने के लिए कौन सा कोड मुकर्रर था। लेकिन सिकंदर अली के कत्ल के बाद मैं बासानी एक शख्स के तौर पर बात कर सकता था। उसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही खतरा था कि आइंदा के लिए उस फोन नंबर का इस्तेमाल तर्क किया जा सकता था, लेकिन कोई खतरा मोल लिए बगैर पेशकदमी भी मुमकिन नहीं थी। दूसरी घंटी पर नींद के खुमार से बोझल एक निस्वानी आवाज ने फोन रिसीव किया। बेख्तियार मेरी निगाह टाइम पीस पर गई तो वहां 11 बजने वाले थे, जिसका मतलब था कि लाहौर में वाकई सोने का वक्त हो गया था। साहब मौजूद हैं? मैंने शाइस्ता लहजे में सवाल करते हुए दानिस्ता वो नाम इस्तेमाल किया, क्योंकि पंजाब में ये लफ्ज नामों के साथ बकसरत इस्तेमाल होता था और फिर मेरे मकसद के लिए वो नाम जो मानी भी था। लेकिन फोन पर खिलाफतों के औरत की आवाज सुनकर मैं उलझन में पड़ गया था। अगर महज आवाज की बुनियाद पर कोई राय कायम करना होती तो मैं बोलने वाली को 100% खानादार खातून करार देता। यहाँ इस नाम का कोई बंदा नहीं रहता। पंजाबी लबो लहजे में उर्दू बोलते हुए जवाब दिया गया।
आपने किस नंबर पर फोन किया है? नींद खराब किए जाने के बावजूद उसके लहजे में नागवारी पैदा नहीं हुई थी। मैंने नंबर दोहरा दिया। सिकंदर साहब ने कल ही मुझे ये नंबर दिया था, उनसे एक खास बात करना थी। नंबर तो यही है। निस्वानी आवाज में तशवीश पैदा हो गई। शायद कोई गलत फहमी हुई है। इस नंबर पर सिकंदर नाम का कोई बंदा नहीं है, शायद आपके शोहर। मैंने बात बढ़ाना चाहिए लेकिन उसने सख्त लहजे में मेरी बात काट दी। एक बारी मैंने कह दिया कि यहाँ कोई नहीं है, इस घर में कोई मर्द नहीं रहता, मेहरबानी करो और अब तंग न करना। मैं बूढ़ी और ब्लड प्रेशर की मरीजा हूँ। शायद वो रिसीवर हाथ में थामे मेरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता होने का इंतजार कर रही थी, और जब मैंने मायूसाना अंदाज में गहरा सांस लेकर रिसीवर रखा तो मेरा जहन उस नाकामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। औरत ने जो कुछ कहा शायद सच ही था। वो बूढ़ी ब्लड प्रेशर की मरीजा और एक घरेलू औरत थी, बकौल उसके कि वहां कोई मर्द नहीं रहता था। फिर वो कौन था जो उस नंबर पर A2 के तौर पर बात करता था? सिकंदर की डायरी में खुफिया तौर पर लिखा हुआ वो नंबर यकीनी तौर पर अहम था, लेकिन मैं उसकी अहमियत दरियाफ्त करने में नाकाम रहा था। मुझे ख्याल आया कि कहीं वो नंबर किसी और शहर का ना हो, और मैं फौरन ही पिंडी का कोड डायल करके वो नंबर मिलाने लगा। रात का वक्त था, इसलिए कारोबारी राब्तों का रश न होने की वजह से लाइन बासानी मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ से अंगेज ट्यून आती रही। यक बयक मेरे खून का दौरान तेज हो गया। जो शख्स रात के 11 बजे भी फोन इस्तेमाल कर रहा हो, उसके बारे में लाजमी तौर पर पहली बार कोई अच्छा तासुर नहीं उभरता। मैंने वक्त गुजारने के लिए सिगरेट सुलगाई। चंद मिनटों के बाद दोबारा कोशिश की तो फिर वही अंगेज ट्यून सुनना पड़ी। फिर मैं थोड़े थोड़े वक्फे से बारी बारी वही नंबर मिलाने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से हर बार वही एक ट्यून गूंजती रही। उसके दो ही असबाब हो सकते थे कि वो नंबर खराब था या फिर रावलपिंडी में सिरे से उस नंबर का कोई वजूद नहीं था। मैंने अपनी कोशिशें तर्क कर दी और ख्यालात में डूबा बिस्तर पर दराज हो गया। अगली सुबह मेरे लिए उस एतबार से इंतहाई मायूस कुन थी कि अखबारात में मेरे कारनामे के सिरे से कोई जिक्र ही मौजूद नहीं था। ये इम्कान तो सरासर इम्कान था कि सिकंदर अली की लाश दरियाफ्त न हुई हो। वो खुद मारा गया था, लेकिन बाहर उसके न जाने कितने मुलाजिम मौजूद रहे होंगे, जिनमें से सिर्फ एक से मेरा सामना हुआ था। फिर सिकंदर अली के साथ बंद कमरे में साकीगिरी करने वाली औरत को मैं वहीं बेहोश छोड़कर आया था। उसने होश में आते यकीनन सबसे पहले अपने रंगीन मिजाज साथी की लाश देखी होगी और फिर ओदम मचाकर हर एक को वहां समेट लिया होगा। बात सिर्फ इतनी मालूम होती थी कि कत्ल की वो वारदात है ठट्टा के एक दूर उफ्तादा इलाके में शहरी सहूलतों से महरूम जरी जागीर पर पेश आई थी। लिहाजा वहां से खबर पहुंचने में काफी से ज्यादा ताखीर हुई होगी और यूं वो खबर सुबह के अखबार में जगह ना पा सकी। मैं रवानगी के लिए तैयारी कर ही रहा था कि अचानक खिलाफ मामूल मुझे अपने ट्रांसमीटर पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा। उससे पहले कभी सुबह सुबह यूं कोई पैगाम नहीं आया था, लिहाजा मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई और मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बुलेट करके ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। कॉल उस फ्रिक्वेंसी पर आ रही थी जो पहले मेरे और B4 के राब्ते के लिए मखसूस थी, और सिकंदर अली के बाद C1 ने भी उस गुफ्तगू के लिए उसका इंतखाब किया था। सीकिंग कॉलिंग D1 ओवर। ऑपरेटर्स ऑन होने के बाद रेडियाई शोर में चंद लम्हों के बाद आवाज उभरी और मैंने फौरी तौर पर C1 के लिए उस पैगाम का जवाब नशर कर दिया। कल तुम कहाँ थे? C1 की कदर तलख आवाज सुनकर मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा आ गया। शाम को मैंने 3 बार तुमसे राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। ओवर। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे गैर मरई कुव्वत ने मेरे जिस्म से सारी तवानाई निचोड़ ली हो। सिकंदर अली के कत्ल की मुहिम पर रवाना होते हुए मैंने अपने मंसूबे के हर पहलू पर भरपूर तवज्जो दी थी और मुझे यकीन था कि अपनी एहतियाती तदाबीर की वजह से मेरी जात किसी भी शुबे की जद में ना आ सकेगी। कराची से सिकंदर फार्म्स तक के सफर में ऑपरेटर्स मेरे साथ रहा था, लेकिन मैं उसके बारे में एक बहुत बड़ी भूल का शिकार हुआ था। मुझे याद ही नहीं रहा था कि ऐसे हर मवासलाती आले की कारकर्दगी का एक महदूद दायरा होता है, जिससे बाहर न कोई सिग्नल वसूल किया जा सकता है और न कोई पैगाम किसी दूसरे के लिए नशर किया जा सकता है। ऑपरेटर्स चूंकि शहरी हदूद में बाहमी राब्ते के लिए मखसूस था, लिहाजा जेबी साख्त की बना पर उसका दायरा कार बमुश्किल 10-15 मील पर मुश्तमिल रहा होगा। जबकि सिकंदर अली के गुनाहों का हिसाब चुकाने के लिए मैं उससे कहीं दूर निकल गया था और जरा सी बेहतियाती की बिना पर C1 को यह अंदाजा हो चुका था कि मैं कहीं दूर गया हुआ था। कल मुझसे गलती हो गई। मैंने सनसनाते हुए जहन के साथ एतराफ किया। ऑपरेटर्स में घर पर छोड़ गया था। मेरा ख्याल था कि इसकी जरूरत शाम ही को पेश आएगी, लेकिन वापसी में मुझे 9 बज गए। ओवर। कहाँ रुक गए थे? इस बार C1 का लहजा जारहाना था। मुझे तफसील चाहिए तुम्हारी मसरूफियात की। ओवर। मेरा दिल उछल कर हल्के में आ गया। बात बिल्कुल तुल गई थी। शायद C1 मेरी तरफ से शकूक का शिकार हो गया था। बेफिक्री और तहफ्फुज के भरपूर एहसास पर छा जाने वाला वो खतरा उस मोड़ पर मेरे लिए बहुत मुहिब था। मैंने लहजा भर में सोच लिया कि अगर बात बिगड़ ही गई थी तो मुदाफाना रवैया मेरे तिबाही पर खत्म हो सकता था। लिहाजा मैंने नदामत के इजहार के बजाय गुस्सा दिखाया। कल एक डेट थी मेरी। मैंने कदर तेज लहजे में कहा, इसकी क्या तफसील जानना चाहते हो तुम? मैं खुद मोहतात रहता हूँ। मैंने अपना एक एक लम्हा अपनी जिम्मेदारियों के लिए वक्फ किया हुआ है। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपने जहन को ताज़ा करने के लिए किसी तफरीह में दिलचस्पी ले सकूं? मैं एक मशीन बनकर तो जिंदा नहीं रह सकता ना। ओवर। तुम बहक रहे हो।
उसका लहजा सपाट हो गया। मुझे इल्हाम नहीं हुआ था कि तुम किसी निजी मसरूफियत में उलझे हुए थे। ये न भूलो को फिलहाल तुम आजमाइशी मरहले से गुजर रहे हो और मुझको जवाब दे हो। तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। ओवर। एहतियात ही ने तुम्हें शिकायत का मौका दिया है। इस बार मैंने अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा। घर से निकलते हुए मुझे इल्म था कि मेरी क्या मसरूफियात होगी। मैं हर लम्हे ऑपरेटर्स अपने साथ रखता हूँ। सुबह भी साथ ही लेकर चला था, लेकिन रास्ते में ख्याल आया कि ऐसी मुलाकातों में फासले खत्म हो जाते हैं। वो ऑपरेटर्स की मौजूदगी से वाकिफ हो सकती थी, लिहाजा मैं खास तौर पर रास्ते से घर लौटा और ऑपरेटर से एक अलमारी में मुकफिल करके दोबारा दफ्तर के लिए रवाना हुआ। ओवर। मैंने वो फिल बदी कलाबाजी इसलिए खाई थी, किसी वन को सब्ज डांसन वाले से जरूर इल्म हुआ होगा कि दफ्तर जाते जाते मैं अचानक शाहराए कायदीन से घर की तरफ मुड़ गया था। अगर मेरी उस खिलाफे मामूल हरकत पर उसको कोई शुबा होता तो मेरी बताई हुई कहानी की रोशनी में वो दूर हो जाना चाहिए था। गनीमत यह था कि बात बिगड़ते बिगड़ते संभलने के आसार पैदा हो गए थे। तो सुबह तुम इसलिए दोबारा घर की तरफ लौटे थे। उसने खुद ही मुझ पर अपनी वाकफियत का इजहार कर दिया। चाहे तुम इल्म ना हो, लेकिन तुम्हारी हिफाजत की जा रही थी। मेरे आदमियों से बस ये चूक हुई कि वो दफ्तर से तुम्हारी रवानगी के वक्त गायब थे, वरना उन्हीं से मुझे तुम्हारी मसरूफियात का इल्म हो जाता। तुम्हें अपना दिल बहलाने की पूरी आज़ादी है, लेकिन इसके लिए तुम मुझे पेशगी इत्तला दे सकते हो ताकि मुझे कोई तशवीश न हो। हमारा काम खतरनाक है। जब हर तरफ दोस्तों के साथ दुश्मन भी मौजूद हों तो हालात किसी भी लम्हे बदल सकते हैं। मुझे खुशी हुई कि ऐसे मौका पर तुमने ऑपरेटर्स घर पर छोड़ दिया था। बहरहाल आइंदा इस तरह राब्ता नहीं टूटना चाहिए। ओवर। मैं मोहतात रहूंगा, मैंने पुरस्कून लहजे में कहा। वैसे हिफाजत या निगरानी की इत्तला मेरे लिए हैरान कुन है, लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। तुम अपने तरीकाकार पर अमल कर रहे हो, अब मुझे तसल्ली रहेगी कि मैं कहीं भी तनहा ना हूंगा। ओवर। इसका गलत मतलब न लो। उसे लाइन ओवर होते बिला तवक्कुफ मेरी सुसी की। जरूरी नहीं कि हम हर वक्त ही मौजूद हों, तुम्हें इस पर इंसार किए बगैर अपनी राह इख्तियार करना है। उसकी वजह सुनकर मेरे होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। कि मेरी खुशकिस्मती और हाजिर दिमागी थी कि उसका हर वार मैंने उसी पर लौटा दिया था और वो जारहाना लहजे से गुफ्तगू की इब्तिदा करने के बाद मुदाफत पर उतर आया था। आज नया साल, आज नया माल आया है, वो कह रहा था। उसके लिए तुम्हें कोई बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि आदमी 7 बजे जीवा हाउस पहुंचेगा। कल शाम मैं उसी तुमसे बात करना चाह रहा था ताकि तुम जागीर को इतला दे सको, क्योंकि अब उससे तुम्हारी गुफ्तगू रात के 8 बजे से पहले होना नामुमकिन है। ओवर। मैं उसका बंदोबस्त कर लूंगा, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मेरा सामने आना मुनासिब नहीं। नादर को बराह रास्त हदायत दी गई तो उसका दिमाग खराब हो सकता है। 7 बजे जहांगीर ही माल वसूल करेगा। ओवर। लेकिन कैसे? मेरा मामला नया होने के बायस सी1 हर बात की जुज़वियात में दिलचस्पी लेने पर मजबूर था। उस राब्ते के लिए तो 8 और 8:15 के दरमियान वक्त मुकर्रर है। फिर तुम क्या करोगे? ओवर। हम सब आवाज़ों के वफादार हैं। वो मेरी बदली हुई आवाज़ अच्छी तरह जानता है। मैं उस हंगामी जरूरत के तहत फोन पर उसे हुक्म दूंगा कि वो 8 के बजाय 12 बजे दिन मेरी कॉल का इंतजार करे, फिर सब कुछ तय हो जाएगा। ओवर। तुम वाकई ज़हीन हो। सी1 का लहजा तहसीन अमेज था। अब तक जो माल आता रहा वो बड़ी पुड़ियों में था। कीमत की वजह से बहुत से लोग इधर मायल न हो सके होंगे। इस खेप में कम मिकदार की पुड़ियां हैं जो 1 से 4 मरतबा तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये 6 रुपए में फरोख्त की जाएगी ताकि हर एक की दस्तरस में आ जाए। ओवर। ये बहुत अच्छा हुआ। काकों के लिए ज्यादा मिकदार का एहतियात से रखना भी एक मसला था। ओवर। ऊपर वाले हर बात पर निगाह रखते हैं। जिन लोगों के लिए कोई चीज पेश की जाती है उनकी सहूलतों का भी ख्याल रखना पड़ता है। 25 और 30 से एकदम 6 रुपए की पैकिंग आने से माल बिकने में तेजी आ जाएगी। बाजार में पहले ही बतेरे लोग एक की 6 पुड़िया बनाकर 5-5 रुपए में बेच रहे हैं। उनका मसला भी हल हो जाएगा। ओवर एंड ऑल। उसकी आवाज मादूम हो गई और ऑपरेटर्स पर रेडियाई लहरों का शोर बाकी रह गया। सी1 से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैंने घर से निकलने से पहले D1 के तौर पर जहांगीर को 12 बजे अपनी कॉल का इंतजार करने का हुक्म दिया तो फोन पर फौरी तौर पर मेरी आवाज पहचान गया और मेरे मजीद कुछ कहे बगैर उसने समझ लिया कि मेरी अगली कॉल लाजमन ऑपरेटर्स पर होगी। उस काम से फारिग होकर मैं घर से रवाना हुआ। कश्मीर रोड पर सुस्त रफ्तारी से कार चलाता रहा। उस दौरान में मेरी निगाहें मुसलसल अकब नुमा आईने में पीछे आने वाली कारों का जायजा ले रही थी और मुझे यह देखकर हैरत हो रही थी कि उस वक्त कोई ऐसी कार पीछे नहीं थी जिस पर ताकुब करने का शुबा किया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं अपने लगे बंधे रास्ते के बजाय मज़ार कायद के करीब वाले चौराहे से दाऊद कॉलेज जाने वाले रास्ते पर हो लिया। जेल रोड से उस सड़क पर ट्रैफिक का हजूम चला रहा था, लेकिन शहर से उस तरफ जाने वाली सड़क तकरीबन वीरान ही पड़ी हुई थी। मैं बदस्तूर सुस्त रफ्तारी से अपनी कार चलाता रहा और पीछे से आने वाली इक्का दुक्का गाड़ियां तेज रफ्तारी से आगे निकलती रहीं। जब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि इस वक्त मेरा ताकुब नहीं किया जा रहा तो मैंने अपनी कार वापस घुमा ली। शायद मेरे सितारे यावरी कर रहे थे कि मुझे किराए की कार वापस लुटाने का सुनहरी मौका मुयस्सर आ गया था। अपनी कार मैंने दुकानों के करीब सड़क के किनारे पार्क की और फिर टहलता हुआ होटल की तवील राहदारी से गुजरकर पार्किंग लॉट की तरफ निकल गया। वहां मेरी छोड़ी हुई किराए की कार जूं की तूं मौजूद थी। मैंने इत्मीनान से गाड़ी स्टार्ट की और उस दफ्तर की तरफ रवाना हो गया जहां से वो कार किराए पर हासिल की थी।
कार वापस लेते हुए उन लोगों ने खासी बारीक बीनी से हर चीज का जायजा लिया ताकि किसी नुकसान की मद में मनमाना हर्जाना वसूल कर सके। मैं खुद उनसे उलझने के बजाय रस्मी सी तकरार के बाद ऐसा हर नुकसान भुगतने के लिए तैयार था, लेकिन वो लोग मेरी तवक्को के बरक्स खासे शरीफ साबित हुए और महज किराए की रकम मनहा करके बाकी पैसे लौटा दिए और मैं टैक्सी के जरिए उस तरफ रवाना हो गया जहां मैंने अपनी कार छोड़ी थी। ऑफिस पहुंचकर मैं बार बार अपनी मेज पर मौजूद फाइलों को देखता रहा, लेकिन हर बार मेरी नजर धुंधलाने लगती और इबारत मफहूम से आरी महसूस होती। इसी कशमकश में 12 बज गए। मैंने अपनी मेज के नीचे लगा हुआ बटन दबा दिया जो बाहर चौखट पर लगे हुए सुर्ख बल्ब से मुंसलिक था। उस रोशनी की मौजूदगी में इंटरकॉम पर इजाजत लिए बगैर कोई मेरे कमरे में दाखिल नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मैंने गोल हैंडल के वस्त में लगा हुआ बटन दबाकर दरवाजे को मकफिल कर लिया ताकि बेध्यानी में भी किसी के अंदर दाखिले का इम्कान बाकी न रहे। फिर ऑपरेटर ऑन करके मैंने जहांगीर से राब्ता कायम किया। वो हस्ब तवक्को मेरी कॉल का मुंतजिर था। पहले ही पैगाम पर उसकी तरफ से जवाब मिल गया और मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे शाम 7 बजे जीवा हाउस में माल वसूल करने की हदायत देकर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। पुड़ियों में माल की मिकदार में कमी और नए दामों के बारे में उसे बाद में भी बताया जा सकता था। 2 बजे मैं जहांगीर के दफ्तर पहुंचा तो बेचैनी से मेरा मुंतजिर था। मैं तो समझा था कि तुम आज का प्रोग्राम भूल ही गए, उसने मेज पर फैले हुए अखबारात समेटते हुए कहा और मैं जवाबन कुछ कहने से पहले एकदम चौंक पड़ा और मैंने हाथ बढ़ाकर उससे अखबारात ले लिए। एक अखबार में मातमी हाशिये के साथ शहर की मशहूर और मुअज़्ज़ज़ समाजी शख्सियत के दिलदोज़ कत्ल की खबर मौजूद थी। बाकी 2 अखबारात में वो खबर पहले सफ़े पर नुमाया तौर पर मौजूद थी। खस कम जहां पाक जहांगीर मुझे उस खबर के मुताले में मुनहमिक पाकर थी में से बोला। मैंने सर उठाया तो उसके लबों पर मुस्कुराहट रक्सा थी। बहुत बोलता रहता था हम लोगों के खिलाफ, किसी दिलजले ने गर्दन ही नाप ली साले की, लेकिन ये बुरा हुआ। मैं कोशिश के बावजूद अपने लहजे में अफसोस का तासुर पैदा न कर सका। कुत्तों के भौंकने से गाड़ी नहीं रुकती, लेकिन गाड़ी चलाने वाले कुत्तों को मारने लग जाएं तो खुद मारे जाते हैं। जली सुर्खियों में उस कत्ल की जिम्मेदारी मंशियात फरोशों के किसी मुनज़्ज़म ग्रोह पर डाली गई है। इस वक्त तक न जाने कितने अफराद अंदर हो चुके होंगे। वो कुर्सी पर झूलते हुए बेनियाजी से मुस्कुरा दिया। पूरी खबर पढ़ोगे तो दिल खोल कर हंसोगे। किस्मत भी हमारे साथ है। इस कत्ल की कड़ियां पिछले दिनों हमारी मुखबरी पर होने वाली पकड़ धकड़ से मिलाई गई हैं। अखबार का ख्याल है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इस मुअस्सर तरीन मुहिम में सिकंदर अली का हाथ रहा होगा, लिहाजा वो इसकी जान के दर पे हो गए। एक कॉलेज के तालिब इल्म लीडर ने भी बयान दिया है कि उसके कॉलेज में इंसदाद मंशियात पर होने वाले मुज़ाकरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीर के बाद सिकंदर अली को गुमनाम धमकियां मिली थी। हालात की सितम ज़रीफ़ी पर मेरा दिल खुश हो गया। दर हकीकत सिकंदर अली ही B4 के तौर पर मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम का रूए रवां था और यह बात घूम फिर कर अखबारात में आ ही गई थी। अब यह और बात थी कि अखबारात में मकतूल के उस फेल को समाज दोस्ती का नाम दिया था, जबकि B4 के रूप में उसकी मुहिम शुरू से आखिर तक बदनीयती पर मबनी थी। फिर उसने गजाला के कॉलेज के मुज़ाकरे में मेरी मौजूदगी का खोई लगाने के लिए अपने एतमाद के तलबा से जो फर्जी उज़र तराशा था वो उसके कत्ल का एक जवाब बन गया था। गुमनाम धमकियों के बाद कत्ल के नतीजे में पुलिस उस तालिब इल्म रहनुमा को खुसूसी अहसियत देती और फिर फंक्शन में मौजूद बैरूनी मेहमानों की वो फहरिस्त भी तफ्तीश का हिस्सा बन जाती जो सिकंदर अली के इमा पर मुरतब की गई थी। लेकिन गजाला की छठी हिस्स या जहानत के बायस मेरा नाम उसमें शामिल नहीं हुआ था। पढ़ लूंगा फिर। मैंने अखबार बेपरवाही से एक तरफ डाल दिए। यह बताओ कि आज बुलाने का क्या मकसद था? इधर आओ, खाना ठंडा हो जाएगा। जहांगीर ने मुल्हक का कमरे की तरफ इशारा करते हुए खाने के साथ बातें भी शुरू कर दी। अंदर जहांगीर का एक मुलाजिम खाना लगा चुका था। वो मुझे पहचानता था और शायद मुझे देखते ही अपने काम में मसरूफ हो गया था। खानों की खुशबू इश्तिहा अंगेज थी। मैंने बैठते बैठते एक शामी कबाब खाना शुरू कर दिया। तुम बाहर जाओ, जहांगीर ने मुलाजिम से कहा। जरूरत होगी तो बुला लेंगे, और वो सर झुकाए बाहर निकल गया। ये हालात कब तक यूं ही चलते रहेंगे? चंद सानियों के तवक्कुफ के बाद उसने गहरी संजीदगी के साथ सवाल किया। सब कुछ तुम पर मुनहसर है। मैंने लुकमा निकल कर कहा। मैं तो तुम्हारे हुक्म का पाबंद हूँ, बकवास मत करो। वो मोहब्बत अमेज लहजे में बोला। दोस्तों में सिर्फ तुम इस काबिल हो कि कोई मशवरा दे सको। मुझे तो अब वहशत होने लगी है। आखिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? जब सामने आए बगैर सारा काम चल रहा है तो वो ये खतरा क्यों मोल लेगा? मैंने मानी के लहजे में सवाल किया। वो तशवीश अमेज निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा। आखिर उसे एतमाद क्यों नहीं है हम पर? मैं धीमे से हंस दिया। वो इंसानी नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ है। मेरी तो आंखें खुल गई हैं तारिक के अंजाम से। वो मेरी बात काट कर बोला। तुम्हारी बात मुसलसल मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसाती रही है। जितना सोचता हूँ यही नतीजा अखज़ करता हूँ कि वो अपनों के हाथों मारा गया है। वो एक लहजे के लिए टिटका, फिर नीची आवाज में बोला। और मुझे शुबा है कि अब तुम्हारी बारी आने वाली है। उसके अल्फाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। ये किस बिना पर कह रहे हो तुम? पाबंदियां हटा ली गई हैं लेकिन तुम स्टैंड बाय रहोगे। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर राजदाराना लहजा में बोला और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से एक बोझ हट गया हो। उसने मेरी बारी आने के इम्कान का जिक्र अपनी निजी मालूमात की बुनियाद पर नहीं बल्कि मेरी कही हुई बात के हवाले से किया था। दीवन तुम्हें किसी बुरे मौका के लिए पाल रहा है।
अहमद यार और टाइगर बदस्तूर नादर से अटैच रहेंगे और वक्त पड़ने पर तुम कुर्बानी के बकरे के तौर पर किसी खतरे में झोंक दिए जाओगे। वो कहे जा रहा था और मैं सोच रहा था कि बगावत की तैयारियों में एक और मरहला खुश असलूबी से तय हो गया था। जहांगीर के ज़हन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का खतरा जन्म ले चुका था और उसने मेरा एतमाद हासिल करने के लिए बज़ाहिर अंदर की एक बात मेरे सामने उगल दी थी, लेकिन मैं इतना अहमक नहीं था कि अपने दिल की बात उस पर जाहिर कर देता। बिफोर की बरसों की रफाकत में मैंने बुनियादी गुर यही सीखा था कि कामयाबी के लिए अपनी ज़ात को पसे पर्दा रखना जरूरी है। आदमी कानून शिकन बनकर पैसा तो कमा लेता है, लेकिन हर वक्त अपने हरीफों की खुली इज्जत पर रहता है। गुमनाम रहे तो खतरों से बचकर मुआशरे में इज्जत और नेक शोहरत भी कमाने लगता है। जहांगीर मेरी चाल में आ गया था और मैं बासानी उसे अपने इशारों पर चला सकता था। जहांगीर से गुफ्तगू के बाद मैं ज़हनी तौर पर खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। तारिक को मरवाने वाला राजा सिकंदर अली था, जिसे मैंने अपने हाथों उसके अंजाम को पहुंचा दिया था और यूं तारिक के लहू का इंतकाम ले लिया था। जहांगीर बेचारे को इल्म नहीं था कि तारिक कैसे मारा गया, लेकिन उसके जहन में भी शुबहात सर उभारने लगे थे और उसने इस मौजू पर मुझसे बात करके मेरे लिए एक राह पैदा कर दी थी। उससे पहले मैं बिल्कुल तनहा था, लेकिन अब मुझे यकीन था कि जहांगीर के जहन में भी बाग़ियाना ख्यालात परविश पाने लगे थे। किसी भी मरहले पर मैं अपनी कार्रवाइयों का आगाज करता तो शायद जहांगीर को उसमें शामिल करके उससे काम ले सकता था। सुकून और आसूदगी की उस लहर में मेरे जहन में गजाला का रोशन सरापा अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ तराया और मेरा दिल बेख्तियार उससे मिलने के लिए मचल उठा। वो खूबसूरत शेर याद आने लगे जो मैंने महज उसे सुनाने के लिए याद किए हुए थे। काश ऐसा हो कि अब के बेवफाई मैं करूं, तू फिरे करिया बकरिया कू बकू मेरे लिए, मैं दुल्हा महदूद हो जाऊं समंदर की तरह, तू बहे दरिया ब दरिया जू बजू मेरे लिए। मैंने झिझकते हुए उसके घर का नंबर मिला ही लिया और उस वक्त मुझे यकीन आ गया कि तलब सादिक हो तो हर मुश्किल खुद ब खुद आसान हो जाती है। फोन पर गजाला खुद मौजूद थी। बाप कहीं गया हुआ था, माँ आराम कर रही थी। मैंने उसे मदऊ किया तो वो खुद ही मिल बैठने को तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद मैं मुकर्रा स्टोर के करीब पहुंचा तो वो फुटपाथ पर हरासान से अंदाज में मेरी मुंतजिर थी। उसे लेकर मैं फौरन ही एक नेक नाम होटल की तरफ रवाना हो गया। वो अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करती रही और मैं रास्ते भर उस लतीफ पैराए में छेड़ता रहा। होटल पहुंचने तक उसके मिजाज की खुशहाली बहाल हो चुकी थी और मैं उसके तीखे फिक्रों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। होटल के फैमिली कैबिन में थोड़ी सी तमहीद के बाद मैंने वफा का जिक्र छेड़ा और उसका तजस्सुस पैदा करने के बाद वो दोनों ही अशार उसे सुना डाले। कती पसंद नहीं आए। खामोशी से इशार सुनने के बाद गजाला ने शरीर मुस्कुराहट के साथ कहा और मैं मुस्कुराहट के साथ उसके रुखसारों पर नुमाया होने वाली दिलकश गढ़ों के हुस्न में खो गया। अंदर की कर्ब और हसरत के इजहार की बात हो तो शेर बहुत खूबसूरत है। 4 मिसरों में महरूमियों की एक लंबी दास्तान समेट कर रखी गई है, लेकिन इन शेरों को किसी मखसूस हवाले से हट कर देखा जाए तो औरतों के लिए तौहीन अमेज है। तौहीन अमेज है? मैंने हैरत से दोहराया। सादा लफ्जों और छोटे छोटे खूबसूरत शेरों में शायर ने अपनी जिंदगी का निचोड़ पेश किया और तुम इसे तौहीन अमेज कह रही हो। तौबा। वो फेरेरी लेकर दोनों कानों को हाथ लगाते हुए बोली, किस कदर खौफनाक बद्दुआ है। दूसरे मिसरे में तो क्या शायर की इज्जत गली कोचों में रुसवा न होगी? और पहले मिसरे से तो यूं लगता है जैसे अजल से बेवफाई औरत के खमीर में है और मर्द बेचारा पैदाइशी मासूम जिसे हसरत ही है कि काश उसे भी बेवफाई का मौका नसीब हो सके। तनवीर साहब, वफा तो औरत ही का हिस्सा है। शौहर मुजरिम और बद किरदार भी हो तो बीवी वफा का अहद निभाती रहती है, लेकिन बीवी बद किरदार हो जाए तो शौहर कभी बर्दाश्त नहीं करता। इंकिशाफ होते ही तशद्दुद, तलाक या फिर कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात वजूद में आ जाती है। इसे क्या नाम देंगे आप? हर शेर को शायर की आप बीती क्यों समझा जाता है? मैंने कोहनिया मेज पर टिका कर संजीदगी के साथ सवाल किया। शेर तो एक अफाकी हकीकत होता है। हो सकता है किसी के कर्ब को महसूस करके शायर को इल्हाम हुआ हो। शेर अच्छा होता है या खराब, हवालों से इसकी हैसियत नहीं बदलती। तुम इसे मर्द की आवाज क्यों समझ रही हो सकता है शायर ने किसी वफा गुजीदा नाज़रीन का दुख इस अशार में ढाला हो। वो चौंकी और फिर शर्मसार से हो गई। बहस में आपसे जीतना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे हैरत है कि आप शेरों का ज़ौक़ भी रखते हैं। बज़ाहिर तो आप हक़ाइक़ की दुनिया के आदमी मालूम होते हैं जो ख्वाबों से दूर भागते हैं, जबकि शेर तो सरासर एक ख्वाब ही होता है। बसाल पर शायद पूरे अदब में एक भी अच्छा शेर न मिल सके। हाँ, हिजर और फिराक के मौजू पर हज़ारों खूबसूरत अशार मिल जाएंगे। जो दिल हुस्न से घायल हो जाए उसमें गुदाज आ ही जाता है और अच्छे शेरों को एक नया मस्कन मिल जाता है। मैंने शौक निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, विसाल होते ही अशार बेदखल कर दिए जाते हैं। अब ये तुम पर मुनहसर है कि कब तक अशार याद कराती हो। उसने निगाहें चुरा ली और कोल्ड कॉफी के गिलास की तरफ मुतवज्जा होगी, जिसकी बैरूनी सतह पर नमी के कतरे मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे। मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, शायद मैं आपके मायार पर पूरी ना उतर सकूं। उसका लहजा उदास और खोया खोया सा था। मेरी शख्सियत उलझी उलझी सी है। घर में हमेशा से मैंने अपने और वालिदैन के दरमियान एक गैर मरई सी दीवार महसूस की है।
अजनबियत और शुबहात की इस फिजा में मैंने अपनी शनाख्त बरकरार रखने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं उलझ सी गई हूँ। ऐसा लगता है जैसे एक छत के नीचे 4 अफराद के कुंबे के बजाय 4 अजनबी रह रहे हैं, तन्हा अकाइयों की तरह। भाई पागल है, माँ बाप अपने खोल में मगन है, डैडी ने अपनी बेशतर उम्र घर से बाहर गुजारी और कभी मेरी तरबियत में हिस्सा न ले सके, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद अचानक ही वो तवक्को करते हैं कि मैं उनके उसूलों पर चलूंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। हमारे दरमियान बस ऐसा वाजबी सा ताल्लुक है जो बस में बरसों से हर रोज साथ सफर करने वालों में पैदा हो जाता है। रिश्तों की गर्मजोशी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक अच्छा दोस्त समझकर खुशगवार लम्हों की तलाश में आपकी तरफ बढ़ी थी। मेरा जहन बिल्कुल साफ था, मुझे तवक्को नहीं थी कि आप संजीदगी इख्तियार कर लेंगे। उसने सर झटक कर नजरें उठाई और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर बोझल अंदाज में मुस्कुराती। मेरा ख्याल है कि हम आपस में मिलना तर्क कर दें। कुछ दिन शायद खलिश होगी, फिर हम एक दूसरे को भूल कर अपने अपने रास्तों में खो जाएंगे। अपने बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैंने संजीदगी इख्तियार करते हुए मजबूत लहजे में कहा। सब कुछ जानते बूझते हुए भी अगर मैं ताल्लुक बरकरार रखने पर तुला रहूं तो तुम्हारा रवैया क्या होगा? यह आपकी गलती होगी। उसकी धीमी आवाज उभरी। फिर वही मेरी बात। मैं कदरे तेज लहजे में बोला, मैं तुम्हारे ख्यालात जानना चाहता हूँ। एतमाद ना होता तो इस होटल के फैमिली केबिन में यूं तन्हा आपके साथ मौजूद न होती। वो मेज की सतह पर नजरें जमाए धीमी और ससराती सी आवाज में बोली, लेकिन मैं आपको उलझाना नहीं चाहती। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो खुलकर नहीं कही जा सकती। मैं चौंक पड़ा। उसने बड़ी अजीब सी बात कह डाली थी। न जाने वो कौन सी बातें थी जिनको वो खुलकर बयान नहीं करना चाहती थी। मुझे गुमान हुआ कि कहीं उसे मेरी असलियत का इल्म न हो गया हो। वो बेहद ज़हीन लड़की थी और सिकंदर अली के मामले में अपनी खुदादाद जहानत और मजबूत कुव्वत फैसला से काम लेकर मुझे एक बहुत बड़ी उलझन से बचा चुकी थी। अगर उसने सिकंदर अली के मां पर तैयार की जाने वाली फंक्शन में शिरकत करने वाले बैरूनी मेहमानों के फहरिस्त में मेरा नाम दर्ज करा दिया होता तो वह खबीस लाजमन मेरी तरफ से चौकन्ना हो जाता कि मैंने मुज़ाकरे में उसकी तकरीर सुनकर आवाज के सहारे उसे शनाख्त कर लिया होगा। वो अपने शुबे की तस्दीक या तरदीद के लिए सिफन को इशारा करता और उसके शिकारी कुत्ते किसी साए की तरह हर लम्हे मेरे ताक़ुब में हो लेते। फिर मैं सिकंदर अली के मकान का रुख करते ही रंगे हाथों पकड़ लिया जाता और यूं शायद तारीख से पहले मेरे कत्ल का फैसला सादर कर दिया जाता। लेकिन गजाला की जहानत से मैं बेखबरी में उस दर्दनाक अंजाम से 2-4 होने से न सिर्फ बच गया था, बल्कि मैंने भेड़ के रूप में पुशीदा उस भेड़िए को बासानी जहन्नुम वासिल कर दिया था। उस रोज सुबह के अखबार में सिकंदर अली के कत्ल की खबर नहीं छप सकी थी, लेकिन शाम के अखबारात ने उस वारदात को उसकी समाजी खिदमात के हवाले से खासा उछाला था। लिहाजा गजाला से मिलने से कबल मैं नफसियाती तौर पर खासे दबाव का शिकार था कि उस मामले पर गजाला के रद्द-ए-अमल के जवाब में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। लेकिन हमें उस होटल में बैठे 1 घंटे से जायद वक्त गुजर चुका था, मगर उसने एक बार भी उस बारे में कोई जिक्र नहीं छेड़ा था, जिसका मतलब था कि शाम के अखबारात उसकी निगाह से नहीं गुजरे थे। उस मामले में मुझे उस बात से बेहद इत्मीनान था कि मैंने फरिश्त से अपना नाम हज़ब रखने के सिलसिले में बहुत मोहतात रवैया इख्तियार किया था और गजाला पर यही जाहिर किया था कि उसने मेरा नाम छुपाकर गलती की थी। और जब उसने अपनी गलती के अजाले के तौर पर मेरे नाम के इजहार का इरादा जाहिर किया तो मैंने पुलिस की इम्कानी मुदाखलत और फिर उसके अपने मुश्तबा हो जाने का जिक्र छेड़कर उसे खामोश रहने का मशवरा दिया। इस तरह न सिर्फ वो मुतमईन होगी बल्कि मैं भी नागहानी मुसाहिब से महफूज रहा। फौरन ही मेरे दिल से ये शुबा दूर हो गया कि गजाला मेरी खुफिया मसरूफियात के जुमला या किसी पहलू से वाकिफ हो सकती थी। उस वक्त वो अपनी जात के हवाले से बात कर रही थी, लिहाजा जो कुछ भी नगुफ्ता बातें हो रही थी उससे मुतल्लिक थी, लेकिन मैं उसको पसंद कर चुका था। सोचे समझे अंदाज में उसकी तरफ पेशकदमी जारी थी, लिहाजा उसकी उलझनों से दिलचस्पी पैदा होनी लाजमी थी। इसलिए मैं पूछ ही बैठा, अजनबियत की दीवारों में तुम अपनाइयत के खुलूस को शायद बिल्कुल ही भूल चुकी हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम दर्द और बही ख्वाह हूँ, मुझसे खुलकर बात करो। हम जीते जागते इंसान हैं, हर एक में खूबियों के साथ बहुत सी खामियां भी होती हैं। जब 2 इंसान मिलकर बैठते हैं तो एक दूसरे के सिर्फ एक ही पहलू पर गौर नहीं करते, उन खूबियों और खामियों का भी मुतवाजी तवाजुन ही किसी की जात का मजमूई तासुर होता है। आप संजीदा और बुर्दबार आदमी हैं तनवीर साहब, मेरी जात में कुछ भी तो नहीं है। आपको जिंदगी के हर मोड़ पर बेहतरीन लड़कियां मिल जाएगी। इस वक्त शायद आपको खुशी हो कि आप फैसले के लिए आज़ाद हैं। मेरी उलझनों की दलदल में धंसने के बजाय आप मेरा मशवरा कबूल क्यों नहीं करते? तो क्या तुमने जिंदगी का सफर अकेले ही तय करने का फैसला किया हुआ है? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ सवाल किया। फिलहाल तो शायद ऐसा ही नजर आता है। कभी तन्हाई अजाब बन गई तो अपने जैसा कोई हम सफर तलाश कर लूंगी। मेरे दिल से एक बोझ सा हट गया था। उसकी पहेलियों ने मेरे जहन में अचानक ही जिस शुबे को जन्म दिया था वो किसी हम सफर का जिक्र सुनते ही दूर हो गया। तो क्या मैं तुम जैसा नहीं हूँ? मेरे लहजे में मुलामत अमेज शिकायत पोशीदा थी। आप फरिश्ते हैं तनवीर साहब। उसकी आवाज़ भरा गई। मुझे शुबा हुआ था, मेरे जहन में फतूर आया था कि शायद आपकी अनायात खुद गर्जाना है। मैं डरते डरते लेकिन महज एक तजुर्बे की खातिर आपकी दावत कबूल करने की हिम्मत कर सकी। मेरा ख्याल था कि शायद 1-2 मुलाकातों के बाद आप कुछ कहेंगे और मैं अपना रास्ता बदल लूँगी, लेकिन आपकी आंखों में हमेशा मासूम सी चमक बरकरार रही। मुझे अपनी प्रागंदा ख्याली मुंह चिढ़ाती रही। आप पारसा हैं। वह सर झुकाए बैठी थी, शायद उसकी आंखों में नमी उमड़ आई थी, क्योंकि बोलते बोलते वो अचानक खामोश हो गई थी।
मैंने उसे रुमाल दिया तो उसने अपनी आंखें खुश की और हम दोनों अपने अपने ख्यालात की पुरहुजूम वादियों में कोई खामोशी के साथ कोल्ड कॉफी के गिलास खाली करने लगे। उस छोटे से महदूद कैबिन में मैं उसे मजीद छेड़कर आजुर्दा नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने बिल अदा करके किसी वीरान शाहराह पर निकल जाने का फैसला कर लिया था। मेरे लिए उसका रवैया बेहद हैरत अंगेज और नाकाबिल फहम था। मैं तहैया कर चुका था कि उसकी मायूसी और उदासी का सबब जाने बगैर उसे वापस न जाने दूंगा। कहा सड़कों की खाक छानते पूरी रात ही क्यों न गुजर जाए। बड़ी अजीब थी वो लड़की मेरे लिए। न जाने उसकी जात में ऐसा कौन सा सहर पोशीदा था कि उसने मुझ जैसे शिकारी को भी बेबस करके दिमाग और दिल में एक तूफान बर्पा कर दिया था। अनगिनत नाम थे जो मेरी तन्हार रातों में ख्वाबों के जजीरों की तरह आते जाते रहे, लेकिन नफ्स की हैवानी सतह से ऊपर किसी लतीफ इंसानी जज्बे को बेदार न कर सके। और एक वो थी कि उसे मिलते ही नफ्स का बेरहम दरिंदा दुम दबाकर मेरे लाशौर के किसी नहा खाने में दुबक जाता था और शौर पर एक ऐसी मखमूर सी कैफियत तारी हो जाती थी कि बस उसे सामने बिठाए बातें करते चले जाने को जी चाहता था। होटल से बिल अदा करके हम रवाना हुए तो वो मेरे बराबर वाली निश्चित पर खामोश और खोई खोई सी बैठी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उस सकूत के खात्मे में पहल करूं। होटल की सीढ़ियां उतरते हुए उसकी गुफ्तगू के हवाले से मेरे ज़हन में एक हौलनाक सा ख्याल पैदा हुआ था और अब उसी ख्याल ने मेरी जुबान पर मोहर लगाई थी। शायद मैं आपके मायार पर पूरी ना उतर सकूं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो खुलकर नहीं कही जा सकती। मेरी जात में कुछ भी तो नहीं है। मेरी उलझनों की दलदल में धंसने के बजाय आप मेरा मशवरा कबूल क्यों नहीं करते? कभी तन्हाई अजाब बन ही गई तो अपने जैसा कोई हम सफर तलाश कर लूंगी। और इन मुबहम लेकिन मानी के इशारों के बाद मेरी पारसाई का जिक्र करते हुए दिल गिरफ्तार हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो चाहते हुए भी मुझे अपने माजी का कोई नाखुशगवार तजुर्बा सुनाने की जुरात से मारूम हो। शायद मुझसे मिलने से पहले उसने किसी से मोहब्बत की हो और वफा के नाम पर अपना दामन लहू लुहान कर लिया हो। मेरे दिल की धड़कनें उस खौफ से तेज तर हो गई थी कि मेरी हिम्मत अफजाई पर कहीं वो एतराफ़ ही न कर बैठे और जब वो बोलने पर आमादा हो जाए तो मैं सुनने को तैयार न हूँ। मेरे सुनाए हुए 2 शेरों पर बात करते हुए वो कह चुकी थी कि औरत अपने पसंदीदा मर्द की बदकिरदारी के बावजूद उससे वफादार रहती है, लेकिन मर्द कभी औरत की बेवफाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं अजीब से कर्ब में मुब्तला हो गया था। उसकी जुबान खुलवाना चाहता था, लेकिन आरजू यही थी कि मैं उससे इसरार करता रहूं और वो इनकार करती रहे। अगर वो मेरे सामने अपने माजी की किसी भूल का एतराफ़ कर बैठती तो मेरी निगाहों में मकाम खो बैठती। मैं उसे चाहता था, शिद्दत से चाहने लगा था। मेरी ख्वाहिश थी कि उससे कोई भी भूल सरजद भी हुई हो तो ये राज अपने दिल में दफन रखे, क्योंकि उस कदर गहरा ताल्लुक पैदा हो जाने के बाद उसका कोई भी एतराफ़े गुनाह मेरी अना पर गहरे घाव के मुतरादिफ होता, जिसे संभलना शायद मेरे बस से बाहर था। मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो वो सर झुकाए अपने दामन से उलझ रही थी। मैं किसी जख्मी परिंदे की तरह मुस्तरिब था। होटल से निकलने से कबल हर कीमत पर उसकी मायूसी और उदासी का सबब जानने का तहैया कर चुका था, लेकिन सीढ़ियां तय करने के बाद जुबान खोलते हुए खौफ महसूस हो रहा था। किस कदर अजीब और मुतजाद थे मेरे जज्बे। उसकी जुबान से हर बात सुनने का मुतमनी था, लेकिन उसके आलूदा होने के बावजूद पारसाई के फरेब में मुब्तला रहना चाहता था। लेकिन क्यों? रफ्ता रफ्ता ज़हनी रो के बदलने की साथ ही सवाल उपरा। वो एक लफ्ज़िश पर अंदर ही अंदर खुली जा रही थी और मैं अनगिनत लफ्ज़िशों के बावजूद किसी किस्म की निदावत कबूल करने को तैयार नहीं था। जब दोनों तरफ यही हो तो कौन किसको पहला पत्थर मारे? फिर माजी उसका अपना था जिससे मुझे कोई ताल्लुक न होना चाहिए था। हाँ, मुझसे ताल्लुक के बाद वो अपने एक एक लम्हे के लिए मुझे जवाबदेह होती। फिर अगर ख़यानत का इर्तिकाब होता तो हर सजा के काबिल करार पाती, और वही तो एक नहीं थी। अगर उसकी निदामत का पस मंजर जानने के बाद मेरे दिल में उसकी तरफ से कराहत पैदा हो जाती तो मैं आज़ाद था। वो खुद कह चुकी थी कि मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपने इंतखाब के बेतेरे मौके मिलेंगे। शायद मेरे रवैये की तब्दीली उसे भी करा न गुजरती, क्योंकि ज़हनी तौर पर वो पहले ही अपने जैसे किसी हमसफ़र की तलाश पर आमादा थी। कहाँ जा रहे हैं आप? उसकी धीमी और दिलकश आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। साहिल की तरफ। मैंने उसे निगाहें चार किए बगैर संजीदगी से कहा, गर्दाब पैदा होने लगे तो साहिल ही महफूज रहता है। तुम्हारी अधूरी और पुरपेश गुफ्तगू ने मेरे जहन में आग से लगा दी है। जब तक खुलकर बात नहीं करोगे वापस नहीं लौटूंगा। आपको साहिल मिल जाएगा मगर मुझे गर्दाब से निजात न मिल सकेगी। वो बोली, आप मुझे अच्छे लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के बारे में खुशगवार यादें समेटें, एक दूसरे से रुखसत हों, ताकि कभी कभी आप मुझे याद कर लिया करें। मेरी कुथा सुनकर आप मुझसे बदजन हो गए तो ये दुख मुझे जिंदगी भर तड़पाता रहेगा। मेरे वजूद में सनसनी की एक लहर सी तोड़ गई। वो जो कुछ कह रही थी मेरे नज़दीक उसका मफहूम बहुत वाज़ेह था।